संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस जारी है और यह हाल के दिनों में सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों में से एक बना हुआ है। 29 व 30 जुलाई 2025 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस लंबी, तीखी और बहुपक्षीय चर्चा देखने को मिली। बहस के मुख्य बिंदु। बहस की शुरुआत लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रणनीतिक मजबूती और आतंकवाद विरोधी नए दृष्टिकोण का प्रतीक बताया। उन्होंने विपक्ष द्वारा विमान गिरने, नुकसान और रणनीतिक फैसलों पर उठाए गए सवालों को राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बताया और सैन्य सफलता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सशस्त्र बलों की तेज निर्णायक कार्रवाई की सराहना की और स्पष्ट किया कि भारत ऑपरेशन जैसी कार्रवाई में अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आता। उन्होंने दावा किया कि 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने मात्र 22 मिनट में जवाबी कार्रवाई की, कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को बेअसर माना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य ने सरकार की सामरिक परिस्थितियों, आतंकी हमलों की पुनरावृत्ति, घुसपैठ और रणनीतिक लक्ष्य जैसे पीओके कब्जा न करना पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताई और कुछ मामलों में पाकिस्तान को पहले से सूचना देने का आरोप भी लगाया। सरकार ने विपक्ष को जवाब में यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नया इलाका लेना नहीं, बल्कि आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना और भारत की आत्मनिर्भर नीति को दर्शाना था। उन्होंने कहा कि परमाणु ब्लैकमेल का डर खत्म कर दिया गया है और भविष्य में भारत आतंकी हमले की स्थिति में पूरी ताकत से जवाब देगा। 30 जुलाई को राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का समापन गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से हो सकता है। जयशंकर ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीति मजबूत रही और इस ऑपरेशन के समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान सदस्य था। इससे भारत को रणनीतिक रूप से सतर्क रहना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब पाकिस्तान घुटनों पर था तो पीओके क्यों नहीं लिया गया, जबकि बीजेपी इसे गंभीर रणनीतिक लाभ और सटीक कार्रवाई कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप के कथित हस्तक्षेप को लेकर भी बहस गर्म है। सरकार जहां किसी बाहरी हस्तक्षेप से इनकार करती है, वहीं विपक्ष और कुछ स्वतंत्र सांसद अमेरिका के दावों पर स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं। इस निष्कर्ष और चर्चा का बहुत महत्व है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की बहस भारतीय सुरक्षा नीति, सामरिक स्वतंत्रता और विपक्ष सरकार के राजनीतिक विमर्श का मुख्य केंद्र बन गई है। सरकार का यह रुख है कि भारत अब एक निर्णायक, ताकतवर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्त नीति अपना रहा है, जबकि विपक्ष पारदर्शिता और नीति के परिणामों पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। यह निर्णय ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ। इससे राज्य के युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। खेल विभाग ने नई चयन नीति भी जारी की है, जिससे खिलाड़ियों के लिए अवसर और बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर किया। यह कार्रवाई एलओसी के करीब के जंगलों में चल रही संदिग्ध गतिविधियों के बाद शुरू हुई। ऑपरेशन के दौरान पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की गई है। सेना ने हवाले से बताया कि पकड़े गए हथियार पाकिस्तान से आए थे। स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षा बलों का साथ दिया। गृह मंत्री ने संसद में ऑपरेशन पर बयान जारी किया। आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। यह ऑपरेशन क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सेना ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। एनसीआर में 1.5 लाख से ज्यादा पुराने वाहन निलंबित किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल वाहनों पर भी धीरे धीरे रोक लगेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नई सार्वजनिक सुविधाओं की शुरुआत हुई है। राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट की ओर से जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जेंस किया गया है। नोएडा और कानपुर की सड़कें अगले कुछ महीनों में नई तकनीक से चमकेंगी। यह योजनाएं हवा की गुणवत्ता और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज रात से बैंकिंग, पीएफ, जीएसटी, टोल, इन्वेस्टमेंट और परिवहन से जुड़े कई नियम लागू हो जाएंगे। बैंक खाता धारकों, पीएफ निवेशकों, वाहन मालिकों को नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक टोल, यूपीआई लेनदेन की नई लिमिट, नए बैंक लाइसेंस नीति और कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लागू हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग नए नियमों को समझकर अपना लेखा जोखा रखें। मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। कई राज्यों में नदी नालों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। हिमाचल के मंडी में कल
बादल फट गया था और कई सड़कें बंद हो गई थी। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। कृषकों को फसल बचाने को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने एक महिला अलकायदा आतंकी शमा परवीन को बेंगलुरु यानी कर्नाटका से गिरफ्तार किया है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा AQIS मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता और संचालिका मानी जा रही हैं। उसकी उम्र 30 से 33 वर्ष बताई जा रही है और वह झारखंड की मूल निवासी है। शमा परवीन बेंगलुरु के मन्नोराय पल्ल्या इलाके में अपने भाई के साथ पिछले 3 साल से रह रही थी और सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद का प्रचार प्रसार कर रही थी। गुजरात ATS ने एक हफ्ते पहले AQIS मॉड्यूल के 4 अन्य सदस्यों को गुजरात, दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में शमा परवीन के संगठन में प्रमुख भूमिका की पुष्टि हुई। वह AQIS के मॉड्यूल की ऑपरेशन हेड मानी जा रही थी और युवाओं को भड़काकर कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर रही थी। ATS ने बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर उसकी गिरफ्तारी की। उसके कब्जे में डिजिटल उपकरण, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जांच में सामने आया कि उसके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और विदेश में बैठे AQIS के नेताओं से संपर्क थे। शमा परवीन सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर अलकायदा से संबंधित वीडियो, लिटरेचर, कट्टरपंथी भाषण और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री शेयर करती थी। पकड़े गए अन्य 4 आतंकियों मोहम्मद फैक, जिशान अली, सैफुल्लाह कुरैशी और मोहम्मद फरदीन से उसकी ऑनलाइन बातचीत और साजिश की पुष्टि हुई। पूरा मॉड्यूल भारत के प्रमुख स्थानों पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर रहा था। ATS ने शमा परवीन को अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात लाया है। पाकिस्तानी संपर्कों की जानकारी, बरामद डिवाइसेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की गहन जांच की जा रही है। गृह मंत्री और ATS ने दावा किया कि इस गिरोह के जरिए देश भर में शरिया लागू करने और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश थी। बेंगलुरु, गुजरात और अन्य राज्यों में सुरक्षा अलर्ट और निगरानी बढ़ा दी गई है। इस गिरफ्तारी के बाद गुजरात ATS ने AQIS के ऑनलाइन आतंक मॉड्यूल का बड़ा नेटवर्क उजागर किया है। मामले से जुड़े और संदिग्धों की तलाश जारी है। शमा परवीन की गिरफ्तारी भारत में कट्टरपंथ और आतंक के खिलाफ चल रहे अभियानों में एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। अमेरिका के वाशिंगटन में एक बड़ा विमान हादसा बाल टला जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA108 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ने जर्मनी के म्यूनिख के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अपनी बाईं इंजन की विफलता की आपातकालीन सूचना दी। यह घटना 25 जुलाई को वाशिंगटन डैलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान के तुरंत बाद घटी। विमान टेक ऑफ के बाद जब लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तभी पायलट ने मे आपातकालीन कॉल की घोषणा की और बाईं इंजन में गंभीर खराबी की सूचना दी। इसके तुरंत बाद पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के बीच लगातार संवाद शुरू हो गया ताकि विमान को जल्द और सुरक्षित वापस उतारा जा सके। विमान ने वाशिंगटन के उत्तर पश्चिमी इलाके में गोल गोल मंडराना यानी होल्डिंग पैटर्न शुरू किया ताकि लैंडिंग से सुरक्षित रूप से ईंधन निकाला जा सके। इससे विमान का वजन कम हो और आपात लैंडिंग सुरक्षित रहे। पायलटों ने ATC से 6000 फीट ऊंचाई पर रहने की इजाजत मांगी ताकि ईंधन डंपिंग, फ्यूल डंपिंग आसान हो सके और विमान आसपास की अन्य उड़ानों से दूर रह सके। ईंधन निकासी के बाद पायलट ने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS अप्रोच के जरिए रनवे 19 सेंटर पर आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। विमान की लैंडिंग सफल रही, लेकिन इंजन फेल होने के कारण विमान खुद से चल नहीं सका और उसे रनवे से टो करके हटाया गया। सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित रहे, किसी को चोट नहीं आई। विमान को अब हवाई अड्डे पर जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटीज और यूनाइटेड एयरलाइंस दोनों इसकी तकनीकी जांच कर रहे हैं, जिसमें ईंधन सप्लाई सिस्टम समेत अन्य तकनीकी कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। यह घटना सुरक्षा मानकों और विमान के मैकेनिकल सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर चिंता बढ़ाती है, क्योंकि हाल ही में इसी तरह का इंजन फेल होने का एक मामला भारत के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ भी सामने आया था। इसे ड्रीमलाइनर जैसी आधुनिक विमानों की तकनीकी मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समय पर पायलट की सजगता, ATC का सहयोग और प्रशिक्षण के कारण बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्रियों की जान बचाई जा सकी और घटना की गहन जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप समुद्र में केंद्रित था, जिसके बाद पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा बढ़ गया। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया। तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हवाई और अलास्का जैसे अमेरिकी क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट जारी है। संरचनाओं को नुकसान और सड़कों के टूटने जैसी घटनाएं सामने आई।
भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र ने भी संभावित प्रभावों की निगरानी शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका असर आने वाले दिनों तक समुद्री हलचल में देखा जा सकता है। आसपास के देशों में भी राहत कार्य सक्रिय है। अब तक किसी प्रकार के भारतीय नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत चैंपियंस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 के लीग चरण के अंतिम मुकाबले में वेस्टइंडीज चैंपियंस टीम को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यह मुकाबला इंग्लैंड के ग्रेस रोड लिसेस्टर में हुआ। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। कैरिबियाई कप्तान किरोन पोलार्ड ने 43 गेंदों पर 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 3 चौके लगाए। भारत की तरफ से पीयूष चावला ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, जबकि वरुण आरोन और स्टुअर्ट बिन्नी को 2-2 विकेट मिले। 145 रनों के टारगेट के जवाब में भारत को यह लक्ष्य 14.1 ओवर में हासिल करना जरूरी था, तभी वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। टीम इंडिया ने सिर्फ 13.2 ओवर में 5 विकेट पर 148 रन बनाकर मैच जीत लिया। अंतिम छक्का यूसुफ पठान ने लगाया। स्टुअर्ट बिन्नी ने 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 नॉट आउट रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यूसुफ पठान ने भी 21 नॉट आउट रन की तेज पारी खेली। कप्तान युवराज सिंह ने 21 रन बनाए। अब 31 जुलाई को भारत का सेमीफाइनल में सामना पाकिस्तान चैंपियंस टीम से होना है। हालांकि ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या यह सेमीफाइनल मुकाबला होगा या नहीं। वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब हुई थी। पावर प्ले में ही 4 विकेट गिर गए। पोलार्ड ने एक छोर संभालते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय इनिंग्स की शुरुआत साधारण रही, लेकिन बिन्नी और युवराज की साझेदारी ने मैच पलट दिया। भारत अब अंक तालिका में चौथे स्थान से सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही टॉप 4 में थे। फाइनली भारत चैंपियंस ने वेस्टइंडीज चैंपियंस को 5 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाबी पाई है। अब फैंस की निगाहें संभावित भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल पर टिकी हैं, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया है।